आपसे एक आसान सवाल पूछता हूँ। ये बताइए कि आपके हाथ में जो फ़ोन है, वो किस देश में बना हुआ है? चाइना ऑफ़ कोर्स। अच्छा छोड़ो, आपके घर में जो बच्चों के खेलने वाले खिलौने हैं, वो किस देश में बने हुए हैं? चाइना। अच्छा चलो आखिरी सवाल है, ये बताना, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स कौन-सा देश पैदा करता है? चाइना ना, इंडिया। इंडिया हर साल 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स पैदा करता है। इसके बावजूद हमारे घर में पड़ा हुआ आधा से ज़्यादा सामान दूसरे देश का होता है। ऐसा क्यों है कि सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स पैदा करने वाला देश इनोवेशन में इतना पीछे है? मैं आज ये बात नहीं करूंगा कि कैसे चाइना, जापान, अमेरिका, फलाना ढिमकाना ने कैसे अपनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाई, बल्कि मैं ये बात करूंगा कि कैसे इंडिया अपनी इस इनोवेशन की रेस में आगे निकल सकता है और एक बेटर देश बन के उभर सकता है। हम लोग भले ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी वाले देश हैं, फिर भी हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर दुनिया में सबसे कम खर्च करने वाले देशों में आते हैं। इंडिया रिसर्च को लेकर अपनी जीडीपी का मात्र 0.7% खर्च करता है, जबकि वर्ल्ड एवरेज 1.8% का है। अमेरिका और चाइना, जो हमसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट की अहमियत को समझते हैं, इसीलिए वो हमसे कई गुना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करते हैं। यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अमेरिका अपनी जीडीपी का 2.8% खर्च करता है और इंडिया मात्र 0.7%। हम लोग आज $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने का सपना देखते हैं और साथ में विश्व गुरु बनने का भी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जीडीपी पर डायरेक्ट असर पड़ता है, तो 2016 में कौर और सिंह ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर जीडीपी का क्या असर पड़ता है उसको लेकर एक एनालिसिस किया, जिसमें उन्होंने पाया कि अगर हम अपने रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च 1% से बढ़ाए तो हमारी जीडीपी सिर्फ 0.3% से बढ़ जाएगी। इसको आसान भाषा में समझे तो मान लेते हैं कि भारत की जीडीपी 1 लाख रुपए है और वहीं रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाला खर्चा 700 रुपए है, जो कि जीडीपी का 0.7% है। अगर हम R&D के खर्च को 1% से बढ़ाते हैं, यानी कि 7 रुपए, तो हमारी 1 लाख वाली जीडीपी 300 रुपए से बढ़ जाती है। मतलब 7 रुपए का इन्वेस्टमेंट और 300 रुपए की कमाई। अब आप एक अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि $3.75 ट्रिलियन की इस मैसिव इकोनॉमी को कितना बड़ा फायदा हो सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करके। रिसर्चर्स के मुताबिक इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे होने का एक कारण ये भी है कि R&D एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसका आउटपुट आने में काफ़ी टाइम लगता है। और इंडिया जैसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश में, जहाँ पर आज भी हंगर, डिसीज कंट्रोल और लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा इशू हो, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम खर्च करना लाजमी है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को हमारे लिए बनी बनाई टेक्नोलॉजी इंडिया में इंपोर्ट करनी पड़ती है। यानी कि सरकार को आम तो खाना है, बट आम का पेड़ नहीं लगाना है। जब जीडीपी का ग्रोथ होता है तो उसका असर हमारी जैसी आम जनता पर भी पड़ता है, और इसी को मेजर करने के लिए हम एक टर्म लाते हैं, पर कैपिटा जीडीपी। इसका मैं एक आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक ग्राफ है जो पर कैपिटा जीडीपी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं उसका रिलेशन दिखा रहा है। इसको अगर ध्यान से समझा जाए तो पता लगता है कि जिस देश में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा खर्च किया है, उसका पर कैपिटा जीडीपी भी ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया और जापान को लेते हैं। इंडिया जहां अपनी जीडीपी का मात्र 0.7% खर्च करता है और इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी $2256 है, और वहीं जापान अपनी जीडीपी का लगभग 0.35% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है और उसकी पर कैपिटा जीडीपी $39,000 है। फर्क आप खुद देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ फंड की कमी ही एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कंपोजिशन ऑफ फंड भी है, यानी कि पैसा किन किन जगहों से आता है और कहाँ कहाँ खर्च होता है। भारत में जो भी फंड R&D के लिए आता है उसमें से 56% गवर्नमेंट देती है, 36.8% बिजनेसेस देती हैं और लगभग 7% यूनिवर्सिटीज़ और हायर इंस्टीट्यूशंस देते हैं। और अगर हम डेवलप्ड नेशन की तरफ देखें तो उनके यहाँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिजनेस स्पेंडिंग से काफ़ी कम है। प्रॉब्लम ये भी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आने वाले पैसे का 50% से ज़्यादा खर्च सिर्फ डिफेंस स्पेस रिसर्च पर हो जाता है, और वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च पर मात्र 10.40% ही होता है। पर डिफेंस पर इतना ज़्यादा खर्च करना तो लाजमी है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। लेकिन अगर हम साइंस एंड टेक और मेडिकल रिसर्च जैसे सेक्शंस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम सस्ती मेडिकल फैसिलिटी और यूपीआई जैसी अमेजिंग टेक्नोलॉजी और कैसे बना पाएंगे। पर कहते हैं ना, जहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, और इस वक्त इंडिया के पास इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, और वो छिपा है हमारे यूथ्स के अंदर। बात ऐसी है कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन 15 से 59 साल के बीच आती है, जो कि वर्किंग पॉपुलेशन कहलाता है। और अगर हमने इस पॉपुलेशन को इनोवेशन की तरफ मोड़ दिया तो हम वो अचीव कर सकते हैं जो कभी किसी देश ने अचीव नहीं किया होगा। और इसका बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास में ही अवेलेबल है। चाइना की असली इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हुई 1980s के टाइम, जब उसके यहाँ यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो उसने यूथ का अपनी सही जगह इस्तेमाल किया और आज इतना बड़ा पावर बन के खड़ा हुआ है। और प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पास भी वही मौका है कि हम वो पावर अचीव कर सकते हैं। लेकिन इनोवेशन और रिस्क हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं, या यूं कहें कि रिस्क इनोवेशन की परछाई होती है। और हमारी सोसाइटी रिस्क लेने से हमेशा डरती रही है, तभी तो इतने सारे लोग सरकारी जॉब्स के एग्जाम की तैयारी करने में लगे रहते हैं, और साथ में प्रॉपर फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट ना मिलने की वजह से लोग रिसर्च एंड इनोवेशन की तरफ जाते ही नहीं है। अब्बा नहीं मानेंगे।
या लोग अच्छे सपोर्ट के लिए दूसरे देश चले जाते हैं। इसी को हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। आपने इस कंप्यूटर की कहानी तो सुनी होगी, नहीं सुनी? मैं बताता हूँ। साल 2002 में डॉक्टर स्वामी मनोहर अपने 7 इंडियन साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक मिनी कंप्यूटर लॉन्च करते हैं। उसमें टेक्स्ट टू स्पीच, इंफ्रारेड, टच स्क्रीन और यूएसबी कनेक्शन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और ताज्जुब की बात यह है कि वो बिल्कुल हमारे प्रेजेंट टाइम के स्मार्टफोन के साइज का ही था। और इसे नाम दिया गया सिम्प्यूटर। और इसका प्राइस मात्र 12,450 रुपए से ही शुरू था। लेकिन ना इसे गवर्नमेंट का प्रॉपर सपोर्ट मिला और ना ही ऐसा मार्केट। और साल 2005 तक ये मात्र 4,000 ही सेल्स कर पाया और इसे एट लास्ट बंद करना पड़ा। और रही बात डॉक्टर स्वामी मनोहर जैसे बड़े इनोवेटर की, तो आज इंडिया छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन आज तो हमारे यहाँ मार्केट भी है और गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे बढ़िया स्टेप्स भी ले रही है। तब भी हम लोग इनोवेशन में इतने स्लो कैसे हैं? तो जवाब है मार्केट डिमांड और सप्लाई की कमी। देखिए, रिसर्च और मार्केट में किस चीज की डिमांड है उसको साथ में लेकर चलना पड़ता है। और हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई किसी और चीज की होती है और इंडस्ट्रीज कुछ और डिमांड करती है, और ये एक बहुत बड़ा मिसमैच हो जाता है। इसको सही करने के लिए हम एकेडमिक और रिसर्च दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और इसका एक बहुत ही सही सॉल्यूशन हमारे आसपास ही अवेलेबल है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पाएंगे कि मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल भी होता है, यानी कि मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे सीखते हैं वो हॉस्पिटल में जाके अप्लाई भी कर लेते हैं। लेकिन वहीं आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखिए तो ना किसी इंडस्ट्री के पास होती है, ना ही कहीं रिसर्च सेंटर के पास होती है। तो बच्चे वहाँ पढ़ तो लेते हैं लेकिन सीख नहीं पाते हैं, उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा डिमांड और सप्लाई का गैप बन जाता है। इसी की वजह से हमारे पास इंजीनियर्स तो बहुत हैं लेकिन क्वालिटी इंजीनियर्स काफ़ी कम हैं। लेकिन भले ही हमारे रिसर्च का बजट कम हो या हमारे रिसर्च फैसिलिटीज़ कम हो, लेकिन तब भी हमारे देश ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। 2015 में हम 81st पोजीशन पर थे, वहीं 2022 के इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग 48th पोजीशन पर आ गए हैं। पर हमें पता है कि इतना काफ़ी नहीं है। हमें अपने यहाँ वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड को और बढ़ाना होगा। वेंचर कैपिटल को आप स्टार्टअप को फंड करने वाले पैसे को समझ सकते हैं, और ये वही वेंचर कैपिटल है जिसकी बदौलत हमें अनअकैडमी, स्विगी, ओला जैसे बड़े मार्केट जाइंट्स देखने को मिले। इसके साथ ही हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और खर्च करना होगा, क्योंकि इतने पैसे हमारे डेवलपमेंट के लिए काफ़ी नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर इंडिया की जीडीपी को $5 ट्रिलियन की जीडीपी बनानी है तो उसके लिए इंडिया को अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्च 0.7% से बढ़ाकर 2% करना होगा। आप ही सोचिए कि इतने कम बजट में हम लोग इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, तो अगर हमारा बजट ज़्यादा हो तो हम लोग कितना बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ हमें 2 चीज़ें और जरूरी है। पहला ये कि हमारे यहाँ साइंटिफिक इन्वायरमेंट की भारी कमी है, तभी तो हमें लॉकडाउन के दौरान गो कोरोना गो और थाली पीटने जैसे इवेंट देखने को मिले। इन सब चीज़ों से बचने के लिए और लोगों को साइंस की तरफ खींचना होगा। हमारी जनरेशन के बीच मूवीज़ और टीवी शोज काफ़ी पॉपुलर हैं, तो हम लोग मूवीज़ और शोज का इस्तेमाल कर लोगों में साइंस और इनोवेशन को लेकर क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव। मैंने वीडियो के बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का एग्जाम्पल दिया। ठीक वैसे ही हमारे जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें भी उनके रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज से जोड़ना होगा। तभी तो हमारे स्टूडेंट्स कॉलेज में रहते ही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे और इनोवेशन कर पाएंगे। और इसी इनोवेशन की रेस में हम चाइना और अमेरिका से काफी पीछे चल रहे हैं। हम भले ही बाहर यूपीआई की कितनी भी तारीफ कर लें, जो सच में एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम अंदर ही अंदर ये भूल जाते हैं जिस फोन में यूपीआई चल रहा है वो फोन इंडिया का है ही नहीं। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। जय हिंद।